राहुल गांधी ने बता दिया वो जनता के बीच में उनकी छवि क्या है और वो जननायक के रूप में उभर सकते हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे राहुल बरसे, बोले नहीं बरसे। उससे सत्ता पक्ष बुरी तरह से हिल गया। ललित मोदी तो जिनका नाम लिया है उन्होंने, वो तो मारवाड़ी है। फिर किसी भी मोदी को बोला तो नरेंद्र मोदी जी के यहाँ धुआं क्यों उठता है, सवाल ये है कि इस सरकार के 2014 से मैंने एक देखा है, ये सवालों के जवाब नहीं देते। ये अपनी लाइन बड़ी नहीं करते, दूसरी की लाइन काट देते हैं। जितना राहुल गांधी को ये कॉर्नर करेंगे उतना राहुल गांधी हीरो बन के उभरेगा। आज के डेट में किसी पे ईडी की रेड होती है तो लोग उसे भ्रष्ट नहीं मानते, वो उसको लोग सच्चा मानते हैं कि ये सवाल पूछ रहा है, सरकार इससे परेशान है इसलिए ईडी आई है। क्या आपको लगता है कि संसद में राहुल गांधी का अडानी पर सवाल करना उन्हें भारी पड़ा और बदले की भावना से कार्रवाई करते हुए उनकी सांसदी रद्द कर दी गई? मुझे लगता है थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा हमें। भारत जोड़ो यात्रा ही एक ऐसा सी चेंज था राहुल गांधी की पर्सनैलिटी में। जननायक के रूप में जब राहुल गांधी उभरे तो वो पहला एक बहुत बड़ा सेटबैक था बीजेपी के लिए कि जिन्हें लग रहा था विपक्ष में कोई है ही नहीं, क्योंकि सारे क्षेत्रीय दल थे। जो राष्ट्रीय दल था कांग्रेस, वो नेतृत्वहीन है ऐसा एक इमेज पूरे देश में बनाई जा रही थी। राहुल गांधी ने जो इमेज को ध्वस्त किया और फिर जो आम आदमी के सवाल है उस सवालों के साथ लोग जिस हिसाब से जुड़ते गए, क्योंकि ज़्यादातर बीजेपी की सरकारें ऐसे राज्यों में थी, उस राज्यों में उमड़ती हुई भीड़, जहाँ गाड़ियों के लिए आना मना था, जहाँ बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थे, बीच में उनके कपड़ों के ऊपर हुआ, फिर उनके कोई बच्चा साथ में चल रहा था उस पर नोटिस इशू हुए। सब कुछ करने के बाद भी राहुल गांधी ने बता दिया वो जनता के बीच में उनकी छवि क्या है और वो जननायक के रूप में उभर सकते हैं। उसके बाद जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे राहुल बरसे, बोले नहीं बरसे, उससे सत्ता पक्ष बुरी तरह से हिल गया। राहुल जी के सवालों के जवाब इनके पास थे नहीं, तो जब उत्तर दिया तो उस उत्तर में एक ही सवाल का जिक्र नहीं था। कभी इमरजेंसी की बात करते हैं, कभी आज़ादी के पहले की बात करते हैं, कभी चाइना की बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं, अडानी की बात करने के लिए कोई तैयार नहीं था। फिर उन्हें लगा कि यदि ये शख्स ऐसा ही बैठा रहा और ऐसा ही आक्रमण करता रहा तो उसके आगे ध्वस्त हो जाएंगे, तो दूसरा एक रास्ता है कि इनको वहाँ से निकाल दीजिए। अब आते हैं हम उस केस पे। करीब करीब आज़ादी के पहले से ये कानून देश में बना हुआ है, अंग्रेज़ों ने बनाया हुआ कानून है। मैक्सिमम उसमें सज़ा 2 साल की है और जब से बना कानून 100-125 साल हो गए, तब से लेकर आज तक सिर्फ 2 व्यक्तियों को, एक आज़ादी के पहले 80 साल पहले किसी को हुआ, उसके बाद राहुल गांधी को, जिसको मैक्सिमम सज़ा दी। राहुल गांधी ने कहा क्या था? राहुल गांधी ने कहा था कि ये फला मोदी ये सब भगोड़े हैं, देश का पैसा लेके गए हैं। ये तो भाजपा भी बोलती है कि ये भगोड़े हैं, पैसा लेके गए हैं। वो तो ये भी बोल रहे थे कि हम पैसा लेके वापस आएंगे, इनको जेल में डालेंगे। तो उन्होंने कहा कि मोदी क्यों होते हैं भाई सारे लोग? तो इस पे एक मोदी आहत हुआ और उसने पूरे मोदी समाज और पूरे ओबीसी को कहा कि गाली दी है। सवाल है कि उन्होंने मोदी को गाली नहीं दी थी, उन्होंने एक कटाक्ष किया था, क्योंकि अक्सर हम कहते हैं कि भाई अरे मेरे पास गांधी होता तो मैं भी कार खरीद लेता। इसका मतलब महात्मा गांधी से नहीं होता, उस नोट के छपे हुए महात्मा गांधी के फोटो को लेके लोग नोट को भी गांधी कहते हैं। तो इसके मायने ये नहीं कि हम गांधी को अपमानित कर रहे हैं। लेकिन जब आपको कटघरे में खड़ाई करना है तो पीलू मोदी ये पारसी है, ये कहाँ से ओबीसी हो गए? सैयद मोदी मुसलमान थे। ये मैं बड़े नाम ले रहा हूँ जो पूरा देश जानता है जिनको। ललित मोदी तो जिनका नाम लिया है उन्होंने, वो तो मारवाड़ी है। फिर किसी भी मोदी को बोला तो नरेंद्र मोदी जी के यहाँ धुआं क्यों उठता है, सवाल ये है। तो उसको लेके जब ये गया तो आपको थोड़ा कोर्ट की क्रोनोलॉजी भी समझनी पड़ेगी। पिटिशनर ने जिसने एफआईआर दर्ज की, केस कोर्ट में रजिस्टर हुआ, उनको लगा कि जो जज साहब है ये थोड़े कानून के हिसाब से चलने वाले हैं, तो उन्होंने हाई कोर्ट को जाके वो केस रुकवाया खुद ही। और जैसे ही अपने बलन के जज आ गए, हाई कोर्ट से जाके केस विड्रॉ किया। केस चलता है, 1 महीने में हियरिंग होती है, नए जज साहब सुनते हैं, उसके बाद उनको तुरंत 2 साल की सज़ा हो जाती है। वो सज़ा होती न होती तुरंत यहाँ मेंबरशिप ख़त्म हो जाती है, बंगला खाली करवाया जाता है और उसके बाद जज साहब का प्रमोशन होता है। इस सीक्वेंस को हम क्या कहें? हम न्यायपालिका पे आरोप नहीं लगाते, लेकिन जब ये सीक्वेंस सामने आती है
तो जवाबदेही तो न्यायपालिका की भी बनती है, क्योंकि संविधान का एक बहुत बड़ा स्तंभ है वो। आपने क्रोनोलॉजी का जिक्र किया आपने। टाइमलाइन अगर देखा जाए, जिस रफ्तार के साथ कार्रवाई हुई, उसके बाद सदस्यता रद्द हो जाना, आवास ले लेना, आपको लगता है कि जो सवाल किया या मुद्दा उठाया राहुल गांधी ने अडानी का संसद में, उसी की कीमत वो चुका रहे हैं आज? बिल्कुल अडानी की कीमत चुका रहे हैं, और ये कीमत इसलिए भी चुका रहे हैं क्योंकि उनको लगा कि ये सिर्फ बोलता है तो जनता सुनती है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, राहुल गांधी के किसी भी एक्ट को अब हमें भारत जोड़ो यात्रा के साथ जोड़ के देखना होगा। पहले राहुल बोलते तो कोई सीरियसली लेता नहीं था, ऐसा ये लोग कहते थे। अब इनको ये पता पड़ गया है कि राहुल गांधी को आप लाइटली ले नहीं सकते, क्योंकि उनको सुनने वाले, उनको प्यार करने वाले लाखों करोड़ों के तादाद में हैं जो रास्ते पे दिखे हैं। ये मिस कॉल करके मेंबरशिप वाला प्रयास नहीं था, ये लोग प्रैक्टिकली लोग चले हैं, पसीना बहाया है लोगों ने, और लाखों के तादाद में चले हैं, करोड़ों के तादाद में लोगों की भीड़ इकट्ठा होती थी। तो ये उनको लगता है कि अब राहुल कि नहीं तो ये किसी की संज्ञान लेते ही नहीं। आपने कहा कि लोग सीरियसली लेने लगे, अब लाइटली नहीं लिया जा सकता उनके हर एक्शन को, राहुल गांधी के एक्शन को, उनकी बातों को लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। ये इन्होंने बनाया हुआ परसेप्शन था। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत रूप से सवाल है, आप मेरे पुराने प्रोग्राम भी देखिए, मैं हमेशा कहता था कि राहुल ने ऐसा कौन सा इशू उठाया जो इस देश के सामने समस्या बन के नहीं आया। क्या नोटबंदी उन्होंने नहीं उठाया था? क्या चाइना उन्होंने नहीं उठाया था? क्या जीएसटी उन्होंने नहीं उठाया था? क्या कोरोना उन्होंने नहीं उठाया था? ये सारी चीज़ें, रैफल्स उन्होंने नहीं उठाया था। ये तमाम चीज़ें हैं, बेरोज़गारी उन्होंने नहीं उठाई थी, किसानों की समस्या नहीं उठाई थी, लैंड एक्विजिशन नहीं उठाया था। ये तमाम समस्याओं के जो चीज़ें थी, तब इन लोगों ने उसको हंस के टाल दिया। बाद में वो विकराल रूप लेके देश के सामने खड़ी हो गई, जिसमें सरकार को कई बार 2 कदम पीछे भी आना पड़ा, खासकर किसान कानून को लेकर। खामियाजा आम और गरीब लोग इसका भर रहे हैं। राहुल तो हमेशा ही सीरियस थे। इनको लग रहा था, इनका परसेप्शन था कि राहुल को कोई नहीं सुनता। अब क्या है, चमत्कार के बगैर नमस्कार नहीं है इस देश में। राहुल जी के भारत जोड़ो यात्रा ने जो चमत्कार दिखाया, उसको इनको नमस्कार करने के लिए मजबूर हो गए। और जब नमस्कार करने के 2 तरीके होते हैं, एक आप स्वागत में नमस्ते करते हो, और एक आप विदाई में बहुत हो गया भैया जा। तो ये जो इनका जो नमस्ते था राहुल गांधी को, बहुत हो गया भैया तू जा, तेरा बंगला भी खाली कर लेंगे, तेरी सदस्यता भी ले लेंगे, तेरे को ना पार्लियामेंट में खड़ा होने देंगे, ना बोलने देंगे। आपको लगता है राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी? जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा मैं कहूँगा मुझे चंद्रचूड़ जी पे विश्वास है, क्योंकि इसी सुप्रीम कोर्ट ने कई बार मुझे ऐसे भी लोग आते हुए दिखाई दिए। जजेस में भी जब गवर्नर और राज्यसभा बनने की लालसा उत्पन्न होती है, तो सत्ता पक्ष की तरफ झुका होता है। कम से कम चंद्रचूड़ जब से आए, तब से मुझे लगता है कि सामान्य इंसान जिसको ज्ञान नहीं है कानून का, जो एक सामान्य अपनी ज़िंदगी जीता है, इस देश का नागरिक है, उसकी न्यायपालिका में विश्वास बढ़ा है। और यदि न्यायपालिका में उसका विश्वास बढ़ा है, और चंद्रचूड़ जी कॉन्स्टिट्यूशन अपना जो देश का है उसके फ्रेम में काम करते हैं, उसमें चाहे सरकार गलत हो या सरकार सही हो, क्योंकि जब निर्णय आता है तो एक के विरोध में आता है, एक के पक्ष में आता है, तो हम किसी को लेबल नहीं कर सकते। लेकिन कम से कम चंद्रचूड़ आने के बाद, उनके मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद, मेरा तो बहुत ज़्यादा विश्वास बढ़ा है, और मुझे लगता है कि राहुल गांधी को सही मायने में न्याय मिलेगा। एक आखिरी सवाल आपसे मेरा, राहुल गांधी की संसद की सदस्यता भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश के तहत ख़त्म की। अब क्या लगता है आपको, इस भारतीय जनता पार्टी को कोई फ़ायदा है? इसे नुकसान ही नुकसान है। जितना राहुल गांधी को ये कॉर्नर करेंगे, उतना राहुल गांधी हीरो बन के उभरेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने, मतलब खासकर मोदी जी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग जो है, वो जो गुजरात में जैसा राज्य चलाते थे, विपक्षियों को या तो खरीद लो या अपने गोद में बिठा लो या विपक्ष को नेस्तनाबूद करो, जो विरोध करता है उसको चुप करवाओ। विरोधहीन राजनीति करके यदि आप सत्ता में बैठे रहते हैं तो वो सत्ता नहीं है, वो तानाशाह है, क्योंकि आपको विरोधी नहीं किसी का। लेकिन ये देश है, गुजरात एक छोटा राज्य है इस देश का, ये सब कॉन्टिनेंट है, या भांति भांति के लोग हैं, भांति भांति की जातियाँ, धर्म, प्रथाएं हैं। ऐसे में गुजरात मॉडल वहाँ लागू नहीं हो सकता। ढोकला सांभर के साथ नहीं खाया जाएगा, ढोकला चटनी के साथ ही खाया जाएगा। तो ये जो प्रयास हो रहा है ढोकला सांभर और हर चीज़ के साथ परोसने का, वो देश लेगा नहीं।
इसलिए मुझे लगता है कि किसी भी विपक्ष के आज के डेट में किसी पे ईडी की रेड होती है तो लोग उसे भ्रष्ट नहीं मानते, वो उसको लोग सच्चा मानते हैं कि ये सवाल पूछ रहा है, सरकार इससे परेशान है इसलिए ईडी आई है, इसलिए इनकम टैक्स आई है, लोग ऐसा मानते हैं। और फिर दूसरी बात, प्रधानमंत्री की भ्रष्टाचार की जो लड़ाई है वो स्वयं ही उन्होंने ओपन कर दी। जिस नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी बोला, 3 दिन बाद उसी पार्टी को अपने सरकार में स्थान दिया, जबकि ज़रूरत नहीं थी, मेजॉरिटी में थी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट। फिर भी आपने अकोमोडेट किया क्योंकि आपको वहाँ विपक्ष तोड़ना है। आप में औकात नहीं कि आप सामने से चुनाव लड़के अपने बलबूते पे चुनाव जीत के आओ। आपको चुनाव लड़ने में इतना डर लगता है कि आप पहले विपक्ष को ख़त्म करते हैं और फिर बोलते हैं देखो वॉकओवर मिल गया, देखो वॉकओवर मिल गया। ये प्रजातंत्र नहीं है, ये मर्दांगी नहीं है। मर्दांगी तो है कि बराबर की अटल जी चुनाव लड़ते थे। हमने खुशबू ठाकरे से लेकर आज तक पार्टी देखी है, लोगों ने आमने सामने से लड़ा है, चाहे इंदिरा गांधी के सामने लड़े हैं या चाहे राजीव गांधी के सामने लड़े हैं, जवाहरलाल नेहरू के सामने लड़े हैं। इन लोगों ने कभी ऐसी नीचे पीछे से दगा देने वालों को इकट्ठा करो, ये अंग्रेज़ों की नीति है, तोड़फोड़ करो और फिर राज्य करो। तो वही प्रयास हो रहा है, लेकिन अंग्रेज़ों को लोगों ने भगा दिया इस देश ने, तो बाकी लोग क्या लगते हैं। अडानी पर इतनी मेहरबान क्यों है ये सरकार, आपको क्या लगता है, और क्यों उसे लगातार बचाने की, डिफेंड करने की कोशिश कर रही है? अडानी के लिए जो किया है वो बहुत गैरकानूनी है, वो भी जानते हैं। और जब आपने किसी को पाला है तो उसको आप साथ देना आपकी मजबूरी है। ये तो समय बताएगा जब इन्वेस्टिगेशन होगा। अडानी के पास 10 शेल कंपनियों का पैसा है, मेरे हिसाब से करीब 85,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है। उन शेल कंपनियों पे अभी सरकार चुप है, बीएसई चुप है। जब बीएसई जब एनएसई या बीएसई जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इनको क्लीन चिट देती है, वो क्लीन चिट इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होती, वो क्लीन चिट गलत ट्रेडिंग या माल प्रैक्टिसेस के लिए होती है। आपने शेयर बाज़ार में माल प्रैक्टिसेस नहीं की। मैं तो बोलता हूँ कि शेयर बाज़ार में थोड़ा बहुत तो सब करते हैं, मैं उस पर भी नहीं। मेरा आरोप सिर्फ एक है कि जो 10 शेल कंपनियों का पैसा है, जिनके नाम मेरे पास है, जिनका अमाउंट मेरे पास है, उन शेल कंपनियों का बाप कौन है? वो पैसा आतंकी मनी है, चाइना पाकिस्तान का पैसा है, ड्रग मनी है, हवाला मनी है। मैं ये जानना चाहता हूँ। पैसा आने में मुझे प्रॉब्लम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड करके एक राज्य है, वहाँ से भी पैसा इन्वेस्ट हुआ है अडानी जी के इसमें। मैंने उस पर सवाल नहीं पूछा क्योंकि उन्होंने अरबों रुपए इंटरनेशनल मार्केट में लगाए हैं, उसमें से 0.001% अडानी में भी लगाए हैं। लेकिन एक कंपनी है जिसने अपने वर्थ का 99.8% यदि अडानी की कंपनी में ही लगाया है, तो मेरा पूछना एक कर्तव्य बनता है कि मेरे देश में अडानी जी पोर्ट संभाल रहे हैं, एयरपोर्ट संभाल रहे हैं, भंडारण की व्यवस्था में है, स्ट्रेटेजिक डिफेंस के कंपनी, डिफेंस का भी उनके पास काम है। ऐसी कंपनी के पास पैसा किसका है? मुझे मेरे देश की सुरक्षा को चिंता है। अडानी जी के बारे में मेरे दुष्परिणाम है। ठीक है, अडानी एक उद्योगपति है, करता है, लेकिन पैसा लाने की लिमिट है। यदि आप पाकिस्तानी या चाइनीज़ पैसा लाओगे तो फिर मुझे मेरे देश में मैं सवाल पूछूंगा, क्योंकि मैं एक टैक्स पेयर हूँ।